नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। कोरोना वबा की चुनौतियों के बावजूद टोक्यो ओलंपिक कामयाब रहा। 23 जुलाई को शुरू हुआ ये इवेंट आज अख्ताम को पहुंच गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदरनशीन थॉमस बॉक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अख्ताम का ऐलान किया। अब अगला ओलंपिक 2024 में पेरिस में होगा। हिंदुस्तान इस ओलंपिक में 7 मेडल के साथ 48वें मकाम पर रहा, जो उसका ओलंपिक की तारीख में सबसे शानदार मुजाहरा है। हिंदुस्तान की जानिब से जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और रेसलर रवि कुमार दाहिया ने सिल्वर मेडल दिलाया। वहीं शटलर PV सिंधु, रेसलर बजरंग पुनिया, बॉक्सर लवलीना और मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। क्लोजिंग सेरेमनी में शुरुआत में डायस पर मेज़बान जापान का झंडा लाया गया। इसके बाद सभी मुल्कों के झंडे स्टेडियम में एक गोले में दिखाई दिए। ये शानदार मंजर था, सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं बल्कि इसने दुनिया के सभी लोगों का दिल जीता। जिन खिलाड़ियों के इवेंट्स आज थे उन्हें मेडल भी दिया गया। इख्तितामी तकरीब में टोक्यो के गवर्नर यूरिको कोइके और IOC के सदरनशीन थॉमस बॉक ने ओलंपिक के परचम को पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो को सौंपा। पेरिस में ही अगला यानी 2024 का ओलंपिक होना है। इस दौरान एफिल टावर पर ओलंपिक फ्लैग भी फहराया गया। इख्तितामी तकरीब में फ्रांस के कौमी तराने को पेश करने के बाद स्टेडियम में फ्रांस का कौमी परचम भी लहराया गया। इसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसी के साथ एथलीट भी आने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारियां शुरू कर देंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को अगले ओलंपिक के लिए नेक तमन्नाएं पेश की। क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया ने हिंदुस्तान का परचम थामा। बजरंग ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जब ओलंपिक सेरेमनी होती है तो सभी एथलीट अपने झंडे साथ लेकर चलते हैं, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में सभी मुल्कों की सरहदें खत्म हो जाती हैं। दुनिया भर के एथलीट एक साथ एक धुन में चलते हैं और उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। सभी एथलीट्स ने लोगों को स्ट्रॉन्ग टुगेदर का मैसेज भी दिया। टोक्यो में 11,090 एथलीट आए थे। अलग अलग इवेंट में जुमला 340 गोल्ड मेडल, 338 सिल्वर और 402 ब्रॉन्ज खिलाड़ियों ने जीते। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका ने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज समेत जुमला 113 मेडल अपने नाम किए, जबकि चाइना ने 28 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज समेत जुमला 88 मेडल हासिल किए। ओलंपिक में 87.58 मीटर जेवलिन फेंककर मुल्क के लिए गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा का कहना है कि खेल उनकी प्लानिंग में था ही नहीं। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स मुल्क के लिए खेलना या मेडल जीतने के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। उनके खानदान या उनके गांव में कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं था। एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में नीरज ने कहा कि यह सिर्फ इत्तेफाक था कि वो स्टेडियम गए और जेवलिन फेंकना शुरू किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और हर किसी ने उनका सपोर्ट किया। गोल्ड मेडल विनर बोले कि मैं ओलंपिक में अपना बेस्ट देना चाहता था। गोल्ड मेडल पक्का होने तक मैं रिलैक्स नहीं हो पाया क्योंकि दूसरे प्लेयर बेहतर कर सकते थे। कंपटीशन के लिए मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी होता है। नीरज ने इतवार के रोज़ एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अभी भी वो एहसास जारी है। पूरे हिंदुस्तान और सभी के साथ का और उनके दुआओं के लिए शुक्रिया। इसकी मदद से ही मैं इस स्टेज पर पहुंच पाया हूं। ये पल मेरे साथ हमेशा जिंदा रहेगा। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में नीरज ने कहा कि मेडल जीतने के बाद पोडियम पर खड़े होने का एहसास अलग था। कौमी तराना बज रहा था, इसे लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। कड़ी मेहनत की थी, मुश्किलें भी आई थी, लेकिन जब कामयाबी मिली तो ऐसे मौके पर थोड़ा इमोशनल हो गया था। ओलंपिक के दौरान नींद ठीक से नहीं आई थी। पहले 2-3 दिन तो बहुत दिक्कत हुई। कल ठीक से सोया हूँ। खुशी तो थी ही और थकावट भी थी। नीरज ने मेडल जीतने के बाद कहा था कि मैं अपने गोल्ड मेडल को महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह को पेश करता हूं। वो शायद मुझे स्वर्ग से देख रहे होंगे। जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर 121 साल का सूखा खत्म कर दिया। उन्होंने हफ्ते के रोज खेले गए फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज की इस जीत के साथ पूरा मुल्क जश्न में डूबा हुआ है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस तारीखी जीत पर बधाई दी। वज़ीर आज़म ने उनसे खुद फ़ोन पर बातचीत की। वज़ीर दाखिला अमित शाह, फ़ौज के सरबराह और राहुल गांधी से सोनिया गांधी तक ने उन्हें बधाई दी है। नीरज की इस तारीखी
कामयाबी के बाद अब उन पर इनामों की बारिश शुरू हो गई है। जीत के 3 घंटे में ही नीरज को 13 करोड़ 75 लाख रुपए कैश प्राइज देने का ऐलान कर दिया गया। इनमें रियासती हुकूमतों से लेकर रेलवे, बीसीसीआई और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी जानिब से नीरज को कैश रिवॉर्ड देने का ऐलान किया। हरियाणा से आने वाले नीरज को रियासती हुकूमत और वजीर आला ने 6 करोड़ रुपए नकद और क्लास 1 जॉब देने का ऐलान किया। वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि हम पंचकुला में एथलीटों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तामीर करेंगे। नीरज चाहें तो हम उन्हें वहां का सरबराह बनाएंगे। नीरज को 50% रियायत के साथ हरियाणा हुकूमत फ्लैट भी देगी। वहीं बीसीसीआई ने भी गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। बीसीसीआई सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू और रवि कुमार दाहिया को 50 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पीवी सिंधु, लवलीना और बजरंग पुनिया को 25-25 लाख रुपए नगद इनाम देने का ऐलान किया। क्रिकेट बोर्ड इसके साथ ही हॉकी मेंस टीम को भी 1 करोड़ 25 लाख रुपए देगी। पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी हिंदुस्तानी फौज में मुलाजिमत कर रहे नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया। कैप्टन ने कहा कि एक फौजी के तौर पर नीरज ने मुल्क को काफ़ी फ़ख्र दिलाया है। उनकी ये कामयाबी तारीखी है। इसके साथ ही मणिपुर हुकूमत ने भी नीरज को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब में वजारत हज और उमरा ने ऐलान किया है कि मकामी शहरियों और मुकीम अफराद के अलावा पीर 9 अगस्त 2021 से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बतदरीज उम्रे की दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में 60,000 मुतमरीन की गुंजाइश रखी जाएगी और ये 8 अमली दौरानिया में तकसीम होंगे। इस तरह ये गुंजाइश हर माह 20 लाख अफराद के उम्रा अदा करने तक पहुँचाई जाएगी। वजारत हज उम्रा के मुताबिक उम्रे के परमिट ए-तमन्ना और तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए जारी किए जाएंगे। दूसरी जानिब नायब वज़ीर हज उम्रा अब्दुल फताह बिन सुलेमान मुशात ने वाज़ेह किया है कि उम्रा सीज़न के दौरान किसी भी बस के अंदर गुंजाइश के 50% से ज़्यादा अफराद सवार नहीं होंगे। इस दौरान में समाजी दूरी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मुशात ने मज़ीद बताया कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले मुतमरीन के लिए उम्रा कंपनियों, होटलों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुतमरीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी शर्त होगी। इस सिलसिले में ममलिकत आने वालों को अपने मुल्क के मुताल्लिका इदारे की जानिब से वैक्सीनेशन की तस्दीक का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये अमर ज़रूरी है कि सर्टिफिकेट ममलिकत सऊदी अरब की जानिब से मंजूर करदा वैक्सीन का हो। अब एक खबर हैदराबाद से। शहर के तारीखी और सयाहती मकामात को तो बरखी खमखमों से सजाया जा रहा है, लेकिन दीगर मकामात पर स्ट्रीट लाइट्स होने के बावजूद वो कारकर्द नहीं है, जिसकी वजह से शहर के कई इलाके तारीकी में डूबे नजर आते हैं। शहर में जीएचएमसी हुक्काम की जानिब से सिर्फ उन मकामात को तरजीह दी जा रही है जो तारीखी हैं, जबकि दीगर मकामात पर स्ट्रीट लाइट्स को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। शहर के कई मकामात पर स्ट्रीट लाइट्स, हाई मास्ट लाइट्स मेन रोड्स, कॉलोनियों और बस्तियों में काम नहीं कर रहे हैं। कई मकामात शाम होते ही तारीकी में डूब रहे हैं। अहम जंक्शनों के पास भी यही सूरत हाल देखी जा रही है। ओहदेदारों का कहना है कि ग्रेटर हैदराबाद में सिर्फ 2-5% स्ट्रीट लाइट्स ही काम नहीं कर रही हैं, जबकि जायज़ा लिया जाए तो मालूम होगा कि 30% तक स्ट्रीट लाइट्स गैर कारकर्द हैं। अगर हम सयाहती मकामात की बात करें तो टैंक बंड, दुर्गम चिरवू, केबल ब्रिज और दीगर तारीखी व सयाहती मकामात पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है, लेकिन अवामी मकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से बाज़ मकामात पर हादिसात भी पेश आ रहे हैं। जिन बस्तियों या सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, चोर ऐसे मकामात पर रखी गाड़ियों वगैरह को निशाना बनाते हैं, क्योंकि उन मकामात पर सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद चोरी का मंजर तारीकी के सबब ठीक तौर से रिकॉर्ड ना होने का इम्कान है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में हालिया दिनों में 217 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से एलईडी लाइट्स की तनसीब जीएचएमसी की जानिब से अमल में लाई गई थी। ओहदेदारों का कहना है कि इस वक्त 98% स्ट्रीट लाइट्स कारकर्द हैं, लेकिन हुक्काम के दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान तज़ाद वाज़े तौर पर नज़र आता है। शहर के कई इलाकों जैसे मियाँपुर, बागलिंगमपल्ली, सुचित्राम, एबिट, सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम, नागोल, नानानगर, रेती बौली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, गोलकुंडा, मल्लापल्ली, नामपल्ली के अलावा पुराने शहर के कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स के काम ना करने की शिकायतें मौसूल हुई हैं। लिंगमपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले सुमन ने बताया कि उनकी कॉलोनी में सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है।
चंद दिन कबल उनका दोस्त उनसे मुलाकात के लिए आया हुआ था। उसने अपनी बाइक घर के बाहर पार्क की थी। रात में वो उनके मकान में सो गया। सुबह उठने तक बाइक चोरी हो गई थी। उनका कहना है कि मुनासिब रोशनी का इंतज़ाम ना होने की वजह से सीसीटीवी में सारिकीन का चेहरा और वो जिस गाड़ी पर आए थे उसका नंबर ठीक तौर पर नज़र नहीं आया। इसी तरह उन तारीख सड़कों से गुजरने वाली तनहा खवातीन की भी रहजनी का शिकार होने के इम्कान हैं। इसके अलावा मेन रोड्स और गलियों में तारीकी होने की वजह से कुत्ते भी राहगीरों को निशाना बना रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 9.103 किलोमीटर की सड़कें हैं, यानी करीब करीब 10 किलोमीटर, जिन पर 4,54,000 स्ट्रीट लाइट्स हैं, जिनमें से माफ़ कीजिएगा, एक नंबर हमने आपको जो बताया कि जुमला 9,103 किलोमीटर की सड़कें हैं जिन पर 4,54,000 स्ट्रीट लाइट्स हैं। उनमें से 4 लाख मेन रोड्स और गलियों में हैं, जबकि बकिया 54,000 दीगर मकामात पर हैं। इन तमाम के अलावा 6,531 हाई मास्ट लाइट्स भी हैं। जीएचएमसी के हुदूद में रहने वाले शहरियों की जानिब से 20 से 30% शिकायतें स्ट्रीट लाइट से मुतालिक हैं। जारिया साल अभी तक इस सिलसिले में 42,000 शिकायतें मुतल्लिका महकमे को वसूल हो चुकी हैं। अगर हम बल्दिया की जानिब से हर साल स्ट्रीट लाइट्स के इंतजामात के लिए खर्च की जाने वाली रकम का जायज़ा लें तो पता चलता है कि साल 2017 और 18 में 6 करोड़ 28 लाख, साल 2018 और 19 में 6,67 करोड़, साल 6 करोड़ 67 लाख और साल 2019 और 20 में 21 करोड़ 50 लाख रुपए इस पर खर्च किए गए। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 14,000 ब्लैक स्पॉट्स की निशानदही की जा चुकी है। बावजूद उसके यहाँ स्ट्रीट लाइट्स का माकूल इंतजाम करने में महकमा नाकाम साबित हुआ। हालांकि स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बावजूद इसके इसे इंतजामी उमूर की लापरवाही करार दिया जाए या अदम दिलचस्पी। आवाम को स्ट्रीट लाइट्स होने के बावजूद भी रात के औकात में तारीकी से गुजरना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है या कोई खातून रहजनी का शिकार होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नॉर्थ ईस्ट की रियासत आसाम और मिजोरम के बॉर्डर पर एक बार फिर से झड़प हुई है। हफ्ते की रात असम से मिजोरम जा रहे गाड़ियों पर 400 से 500 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। कई गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए गए, ड्राइवरों को पीटा गया। घंटों तक अफरा तफरी रही। बाद में जैसे तैसे ड्राइवर अपनी अपनी जान बचाकर भागे। हमले के वक्त उस जगह पर काफ़ी पुरतशद्दुद मंजर था। ये दोपहर के वक्त से वहाँ पे काफ़ी एक टेंशन का माहौल था और ये बढ़ते बढ़ते रात होने तक मकामी लोगों ने वहाँ से गुजर रही गाड़ियों को निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश में सैलाब से हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। प्रयागराज में यमुना और गंगा का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। इससे 30 से ज़्यादा मोहल्लों में पानी भर गया। यहाँ बिजली की सप्लाई ठप हो गई। पूर्वांचल में भी हालात काफ़ी तशवीशनाक होते जा रहे हैं। यहाँ लोग माइग्रेशन के लिए मजबूर हो गए हैं। बुंदेलखंड के आगरा में चंबल नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जालौन में 100 से ज़्यादा गांव मुतासिर हुए हैं। इटावा, कानपुर देहात, गाजीपुर, चंदौली, बांदा और बालिया में सैलाब से गांव के गांव तबाह होने शुरू हो गए हैं। यमुना नदी किनारे बसे गांव में कहर बरपाना यहां शुरू कर दिया। फसलें तबाह हो गई तो वहीं गांव के गांव तबाह होने शुरू हो गए हैं। जौलीन में यही सूरत हाल है। फौज के जवान 2 हेलीकॉप्टर से इन दही इलाकों तक राहत का सामान पहुंचा रहे हैं। इतवार के रोज़ जालौन के उराई में फ़ौज ने 12 जवानों के साथ 2 हेलीकॉप्टर भेजे। फ़ौज के जवानों ने 5,000 से ज़ायद राहत के पैकेट यानी फूड पैकेट्स मुतासरा लोगों तक पहुंचाए। रामपुरा ब्लॉक के कई गांव पिछले 5 दिनों से सैलाब से जूझ रहे हैं। ज़्यादातर दही इलाकों में तो लोगों का जो आम इस्तेमाल का सामान होता है वो बह चुका है। उनके घर तबाह हो चुके हैं और वो माइग्रेशन उस जगह से नकले मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने
फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए टैक्स पेयर्स को 3 ऑफिशियल ईमेल आईडी जारी किए हैं। इस स्कीम के तहत टैक्स पेयर्स का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी भी ओहदेदार से मिलने की उन्हें ज़रूरत नहीं होती। आईटी डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि टैक्स पेयर्स सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए डिपार्टमेंट ने पेंडिंग मामलों के सिलसिले में शिकायतें दर्ज करने के लिए फेसलेस स्कीम के तहत ईमेल आईडीज बनाई हैं। डिपार्टमेंट ने आगे कहा कि इससे टैक्स पेयर्स 3 अलग अलग ईमेल आईडी के जरिए शिकायत कर सकते हैं। फेसलेस असेसमेंट स्कीम यानी ई असेसमेंट के तहत टैक्स पेयर्स और टैक्स के ओहदेदारों का आमना सामना नहीं हो पाता। इससे टैक्स पेयर्स को किसी भी तरह की शिकायत करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही उनकी प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये स्कीम मरकजी हुकूमत की जानिब से 2019 में शुरू की गई थी। फेसलेस असेसमेंट स्कीम के लिए आप समाधान.faceless.assessment@incometax.gov.in का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही फेसलेस पेनाल्टी के लिए समाधान समाधान.फेसलेस.penalty@incometax.gov.in का इस्तेमाल करें और फेसलेस अपील के लिए समाधान.faceless.appeal@incometax.gov.in में मेल कर सकते हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसे देखते हुए एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एक ओहदेदार ने बताया कि आईजीआई एयरपोर्ट पर अल-कायदा सरबराह की जानिब से बम धमाका करने की धमकी भरा ईमेल मिला है। एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ने हफ्ते के रोज़ इसकी जानकारी दी। ईमेल में लिखा था कि करणवीर सूरी उर्फ मोहम्मद जलाल और उसकी बीवी शैली शारा उर्फ हसीना इतवार के रोज़ सिंगापुर से हिंदुस्तान आ रहे हैं। वो 1 से 3 दिनों में एयरपोर्ट पर बम लगाने की तैयारी में हैं। वहीं डीआईजी ने बताया कि हाल के दिनों में भी इन्हीं नामों और डिटेल के साथ ऐसा ही एक धमकी भरा मैसेज मिला था, जिसे बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी ने नॉन स्पेसिफिक बताया था। एसओपी के मुताबिक सिक्योरिटी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में सभी मुताल्लिका एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी गई है और स्टाफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल आईजीआई एयरपोर्ट के सभी टर्मिनल, एक्सेस कंट्रोल और व्हीकल चेकिंग पॉइंट पर जांच जारी है। साथ ही पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। इससे पहले 18 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उस वक्त बेंगलुरु से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में एक मुसाफिर को पर्ची मिली थी जिस पर प्लेन में बम होने की बात लिखी थी। ये भी कहा गया था कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही प्लेन में ब्लास्ट हो जाएगा। प्लेन जैसे ही दिल्ली पहुंचा उसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने घेर लिया। हालांकि जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। एयरपोर्ट पुलिस कमिश्नर राजीव रंजन ने बताया कि किसी मुसाफिर ने प्लेन के वॉशरूम में एक टिश्यू पेपर का टुकड़ा पाया जिसमें एयर एशिया की फ्लाइट में बम होने की बात लिखी गई थी। 20 जुलाई से ही दारुल हुकूमत में हाई अलर्ट है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट की बुनियाद पर अलर्ट जारी किया गया है। एजेंसियों ने 15 अगस्त से पहले ड्रोन के जरिए दहशतगर्द हमले की साजिश के बारे में बताया था। ड्रोन हमले को रोकने के लिए पहली बार दिल्ली पुलिस और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग भी दी गई है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स में स्पेशल ड्रोन कंट्रोल रूम बनाया गया है। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के तीसरे हफ्ते में अपोजिशन पार्टीज के हंगामे के बीच 8 बिल्स पास हुए। इससे ऐवान के कामकाज में बढ़ोतरी हुई। ये दूसरे हफ्ते के 13.70% से बढ़कर 24.20% हो गया। 19 जुलाई को शुरू हुए सेशन के पहले हफ्ते में कामकाज सबसे ज़्यादा 32.20% हुआ था। तीसरे हफ्ते में हंगामे की वजह से 21 घंटे 36 मिनट बर्बाद हुए। राज्यसभा के एक ओहदेदार ने बताया कि मानसून सेशन के अभी तक 3 हफ्ते में ऐवान ने जुमला 22.6% कामकाज किया। जो 8 बिल्स पास हुए हैं उनमें ऐवान ने 3 घंटे और 25 मिनट का वक्त लिया। तीसरे हफ्ते राज्यसभा की कार्रवाई के लिए तय 28 घंटे 30 मिनट के क्वेश्चन आवर में से 1 घंटा 41 मिनट काम हुआ। सेशन शुरू होने से अब तक जुमला 78 घंटे 30 मिनट में से 60 घंटे 28 मिनट हंगामे में बर्बाद हुए। 3 हफ्ते में जुमला 17 घंटे 44 मिनट काम हुआ। 4 घंटे 49 मिनट बिल्स पर बहस हुई और 3 घंटे 19 मिनट क्वेश्चन आवर हुआ। कोरोना से जुड़े मुद्दों पर 4 घंटे 37 मिनट तक बातचीत हुई। पहले 2 हफ्तों में राज्यसभा की 9 मीटिंग्स हुई, 9 इजलास हुए। इसके दौरान सिर्फ 1 घंटा 48 मिनट ही क्वेश्चन आवर चला। दोनों ऐवानों में हंगामे की वजह से कई बिल बिना बहस के ही पास हो गए। ये एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। ऐवान के स्पीकर ने भी
एमपीज को बार बार ये याद दिलाया, लेकिन कोई ख़ास असर होता नहीं दिखा। ऑपोजिशन के कुछ कायदीन ने भी इस चलन की मुखालिफत की है। आंकड़ों के मुताबिक राज्यसभा में पिछले हफ्ते 17 ऑपोजिशन पार्टीज़ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के 78 एमपीज ने मुख्तलिफ बिल्स पर बातचीत में हिस्सा लिया और इनमें जो परसेंटेज अगर हम देखें तो ये टोटल मेंबर्स के 87%, जबकि मुख्तलिफ मुद्दों पर हंगामा कर रहे तृणमूल कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के अरकान की तादाद राज्यसभा में 6% से कम है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर सोशल मीडिया पर मुतनाज़िया पोस्ट करने के मामले में सीबीआई ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने इस मामले में 2 लोगों को हफ्ते के रोज आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया, वहीं 3 मुलजिमीन पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। बता दें कि ये कार्रवाई जांच एजेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की कड़े रिमार्क्स के बाद हुई है। चीफ जस्टिस ने 2 दिन पहले कहा था कि निचली अदालतों के जज जब धमकियां मिलने की शिकायत करते हैं तो सीबीआई और आईबी एक्शन नहीं लेते। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क धनबाद यानी झारखंड के जिला जज के कत्ल के मामले में जुम्मे के रोज हुई सुनवाई के दौरान की थी। चीफ जस्टिस ने कहा था कि सीबीआई ने कुछ नहीं किया, हम सीबीआई के रवैये में कुछ बदलाव आने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे हालात बयां करने पर अफसोस होता है। इस कमेंट के साथ सीजीआई ने जजों की हिफाजत को लेकर पेंडिंग अर्जी पर मरकजी हुकूमत से 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा था। सीजीआई ने यह भी कहा था कि जांच एजेंसियां बिल्कुल मदद नहीं करती और मैं सब कुछ जिम्मेदारी के एहसास के साथ ये बात कह रहा हूँ, कुछ करना चाहिए। जजों को लेकर मुतनाज़िया पोस्ट करने के मामले में वाईएसआर कांग्रेस के एमपी नंदीगम सुरेश और अमांची कृष्णा मोहन भी जांच के दायरे में हैं। सीबीआई के तर्जुमान आरसी जोशी ने बताया कि एक बड़ी साजिश की जांच के लिए एक एमपी और कुछ साबिक एमएलए के रोल की भी जांच की जा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टेरर फंडिंग मामले में आज जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में करीब 45 मकामात पर छापामारी कर रही है। इन जिलों में श्रीनगर, पुलवामा, कुपवाड़ा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, अनंतनाग, बड़गाम, राजौरी और शोपियां भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए के अहदेदार जमात इस्लामी के अरकान के घर की तलाशी ले रहे हैं। इस तंजीम की पाकिस्तान हामी और सेपरेटिस्ट पॉलिसीज़ के चलते 2019 में मरकजी हुकूमत ने इसे बैन कर दिया था। इसके बावजूद ये तंजीम जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। एनआईए ने 10 जुलाई को टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस रेड से एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर हुकूमत के 11 मुलाजिमीन को दहशतगर्दों के साथ कनेक्शन होने के चलते नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इनमें से 2 मुलजिमीन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बेटे थे। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज रात 9 बजे तक दुनिया में कोरोना के मुतासरीन की मजमूई तादाद 20,31,74,401 हो गई, जबकि इससे अब तक 43,04,114 लोग हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,63,38,012 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामलों में लगातार दूसरे दिन राहत देखने को मिली है। हफ्ते के रोज़ यानी अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो इन्फेक्शन के 39,061 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केसेस में 5,372 की गिरावट आई। हफ्ते के रोज़ जुमे के रोज़ भी एक्टिव केसेस में 1948 की कमी आई थी। बीते 24 घंटों में 491 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई, जबकि 43,928 लोगों ने इस बीमारी को मात दी। रिकवरी का यह आंकड़ा 19 जुलाई के बाद सबसे ज़्यादा है, तब 45,356 लोग ठीक हुए थे। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग पर हुई पहली स्टडी के नतीजे आईसीएमआर ने जारी किए हैं। स्टडी में कहा गया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज से कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतर हिफाजत मिलती है। आईसीएमआर के मुताबिक एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन का मिक्स डोज लेना सेफ है। इन दोनों वैक्सीन के अलग अलग डोज से एक ही वैक्सीन के 2 डोज के मुकाबले में बेहतर इम्यूनिटी मिलती है। कोरोना वैक्सीन मिक्सिंग की यह स्टडी आईसीएमआर ने मई जून के बीच में यूपी में की थी। डीजीसीआई के एक्सपर्ट पैनल ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्स डोज की स्टडी की तजवीज़ दी थी। इसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर को भी वैक्सीन के मिक्स ट्रायल डोज की इजाज़त दे दी गई थी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे और डेल्टा वेरिएंट के खतरे के बीच ये स्टडी काफ़ी राहत देने वाली है। मिक्स डोज से वैक्सीन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी, वहीं इससे
लोगों में अलग अलग वैक्सीन के डोज से एडवर्स इफेक्ट का डर भी कम होगा। मुल्क में पिछले हफ्ते ही जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया गया था। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना के बाद मुल्क में इमरजेंसी यूज अप्रूवल पाने वाली ये 5वीं वैक्सीन है। अफगानिस्तान में सरकारी फोर्सेस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 572 तालिबानियों को हलाक किया और 309 को जख्मी कर दिया। अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान फवाद अमान ने इतवार को ये इतला दी। फवाद अमान ने ट्वीट करते हुए कहा कि नंगरहार, लुगमान, गजनी, पुख्तिया, खंदहार, अजगान, हिरात, फराह, जोजान, सरायपुल और दीगर इलाकों में, दीगर सूबों में गुज़िश्ता 24 घंटों में अफगानिस्तान में नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स की 309 कार्रवाइयों में 572 तालिबान हलाक और दीगर जख्मी हो गए हैं। फौद अमान ने ताहम यह वाजे नहीं किया कि तमाम अस्करियत पसंद तालिबान से वाबस्ता हैं या किसी और तंजीम से। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के दौरान तालिबान के हमलों में शिद्दत आई है। इस दौरान NTSF और तालिबान के दरमियान तनाज़े में भी इजाफा हुआ है। तालिबान ने हफ्ते को ऐलान किया था कि उसने जुनूब मगरबी सूबे निमरोज़ और शुमाली सूबे जोजान पर कब्जा कर लिया है। निमरोज़ का दारुल-हुकूमत ज़रिंज 2016 के बाद पहला ऐसा सूबाई मरकज़ बन गया जिस पर तालिबान ने कब्जा किया है। कुवैत। अब बात करते हैं कुवैत की। कुवैत के सुलायाबिया शहर में मौजूद पुराने टायरों के एक डंप यार्ड में आग से बड़ा खतरा पैदा हो गया। यहाँ करीब 70 लाख टायर रखे हुए हैं। आग लगने की वजह से यहाँ की हवा जहरीली हो गई है। इस डंप यार्ड में पहले भी आग लग चुकी है। रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से ख़तरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आग इतनी ख़तरनाक है कि इसे आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स के ज़रिए भी देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टायर डंप यार्ड में आग 4 दिन से लगी हुई है। यहाँ कुवैत और कुछ दूसरे मुल्कों के लिए लाए गए करीब 70 लाख पुराने टायर रखे गए हैं। रेतीली आंधियों की वजह से टायरों में रेत भर जाती है। शिकागो में ट्रैफिक नज़्म संभाल रहे 3 पुलिस अहलकारों पर हफ्ते की रात 9 बजे फायरिंग की गई। फायरिंग में 2 पुलिस अहलकार शदीद रूप से ज़ख्मी हो गए हैं। उन्हें फ़ौरन शिकागो मेडिकल सेंटर यूनिवर्सिटी में रेफ़र कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक खातून पुलिस अहलकार की मौत हो गई। दूसरे की हालत तशवीशनाक है। ये वाक़या 63rd स्ट्रीट साउथ बेल एवेन्यू के पास हुआ। पुलिस वालों ने भी मुलजिमीन पर क्रॉस फायरिंग की। इनमें से एक मुलजिम ज़ख्मी हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा भागने में कामयाब हो गया। शिकागो की मेयर लोरी लाइटफर्ट ने तशद्दुद में मरने वाले पुलिस अहलकार के घर जाकर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो पुलिस की नौकरी में नया था, लेकिन उसने अपने दिल से अपने काम को करने का जज्बा दिखाया। उन्होंने बताया कि अभी पुलिस के पास इस मामले की शुरुआती जानकारी है, लेकिन इसकी तफसीली जांच की जा रही है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।